उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा है, लेकिन बुंदेलखंड के विषय में एक लोक गाथा है। बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, और पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। आप समझ सकते हैं, बुंदेलखंड के लोगों में बदला लेने की परंपरा है। यदि उनके घर परिवार के या किसी गार्जियन किसी ने हत्या कर दी, तो यहाँ के पानी में इतना जोश है कि यहाँ के लोग फिर बदला लेते हैं, और यह परंपरा आज भी कायम है। यही कारण है कि बुंदेलखंड में बागी हुए और उन्होंने हथियार उठाया। पुलिस रिकॉर्ड में उनको डकैत कहा गया, लेकिन यहाँ के लोग उनको बागी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने के लिए हथियार उठाया और लिया। ऐसे ही एक कुख्यात, जो पुलिस रिकॉर्ड में डकैत नाम दर्ज है जिनका, लेकिन लोग उनको बागी भी कहते हैं, गरीबों का मसीहा भी कहते हैं, ददुआ। 1970 से लेकर 2007 तक ददुआ का बुंदेलखंड में दबदबा था। राजनीति में बिना ददुआ के इशारे पत्ता भी नहीं हिलता था, और ददुआ का आतंक यूपी, एमपी और राजस्थान तक में था। कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सरकार चलती है, तो बुंदेलखंड में दूसरी सरकार चलती थी जो ददुआ चलाता था। ददुआ के एक इशारे पे यहाँ सरकार बदल जाती थी। आज हमारे साथ हैं ददुआ के गुरु जनार्दन पटेल। जनार्दन पटेल ही हैं कि जब ददुआ बागी हुआ तो उसे शरण दिया। जनार्दन जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। चलिए, धन्यवाद है। ये बताएं कि किन परिस्थितियों में आपको हथियार उठाना पड़ा? भाई जी, मैं अब आपको अक्षर से सही बात बताऊंगा, जो अपनी बीती हुई बात है। हमारे बाबा, चाचा, पिताजी वगैरह जमींदार प्रॉपर्टी के लोग रहे। जिस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, 5 दिसंबर सन 1970 को हमारे बाबा श्री गौरी शंकर सिंह, हमारे पिता श्री जगदेव सिंह, हमारे चाचा श्री राम बालक सिंह, 3 की हत्या एक साथ हो जाती है। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके घर आ जाता हूँ। घर में खेती किसानी के कार्य में मेरा किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, मन ही नहीं लगता था। मेरे दिमाग में हमेशा यही जुनून रहता था कि किस प्रकार से मैं अपने पूर्वजों का बदला चुकाऊँ। चूँकि हमारे यहाँ विशेषकर बुंदेलखंड में, यूपी में बदला लेने की भावना इतनी ज़्यादा अपना घर को कर चुकी है लोगों में कि इसके बगैर किसी को चैन नहीं है। हो सकता है कि कोई भले ही छूटा बिछुड़ा ऐसा व्यक्ति हो जो कि इसको न पसंद करे, लेकिन अपने यहाँ ऐसा कोई चालो चलन नहीं है। भाई जी, मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और अपने बदले की भावना में मैं इसमें तुल गया। साथ ही हुआ क्या कि उस समय तो अपने दुश्मन लोग जो भी नॉमिनेट किए गए थे 3 मर्डर में हमारे, तो वो जेल में रहे। हम इधर अपनी शक्ति जुटाने में ऐसा कुछ अपना दिल दिमाग लगाया, पैसा खर्च किया कि हम यह मान करके चलिए कि सन 70 से 74 तक में अपने आप में स्टैंड हो गए। स्टैंड होने का मतलब यह कि तमाम सारी शस्त्र की व्यवस्था किया, आर्मरेशन अपने पास काफ़ी हो गए, समथिंग 20-22 लोगों की टुकड़ी इकट्ठा कर ली। 74 तक में हम लोग स्टैंड हो गए। यहाँ तक कि मैंने अपने घर का ही सोना चांदी बेच करके ये सब कुछ किया। ये हमारा जुनून अब कहाँ अपना प्रयोग करें, दुश्मन तो हमारी जेल में है। लेकिन इसी दौरान भाई जी, हमारे एक बहुत ही जनप्रिय हितैषी रिश्तेदारों में थे स्वर्गीय श्री नाथूराम चंदेल, जिन्होंने ग्राम बछरन में, थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट में एक कॉलेज की स्थापना कर रखी है। आज वो कॉलेज चल रहा है। उनका लड़का राजकुमार सिंह मैनेजर है। विद्यालय अच्छे से चल रहा है। तो स्वर्गीय नाथूराम चंदेल की लोगों ने राजनैतिक प्रभाव में आकर के और अपने वर्चस्व के प्रभाव में आकर के नाथूराम का मर्डर करा दिया। नाथूराम का मर्डर होता है 26 अगस्त सन 74 को। नाथूराम ऐसे व्यक्ति थे
जो कि उन्होंने राजनीति की चित्रकूट में बुनियाद डाली थी। उस समय सीपीआई का बोलबाला चला करता था। उस समय कांग्रेस के विधायक नहीं, 3 विभागों के मंत्री थे श्री राधाकृष्ण गोस्वामी। गोस्वामी जी से नाथूराम का पंगा हो गया राजनीति को लेकर के। गोस्वामी जी के इशारे से नाथूराम चंदेल जी का मर्डर हो गया। चूँकि हमारे वो हितैषी थे, रिश्तेदार थे, हमारे दिल दिमाग में उनके बदले की भावना जगी और एक का बदला 4 चुकाने का हम अपने आप में संकल्प लिया। यह संकल्प हमारा पूरा हुआ। इधर सन 80 के आसपास तक हमारे दुश्मन भी जो मेन रहे, हमारे बाबा पिता चाचा का मर्डर करने वाले, वो भी बाहर आ गए। उनमें भी ऑन स्पॉट एक की जगह पे 4 मर्डर किए गए। 2 को इक्के दुक्के और मारा गया। जस्ट डबल का उसमें कॉल किया गया था, डबल चुका लिया गया। क्योंकि भाई साहब हम परिस्थिति जन्य थे। परिस्थितियों से समझौता के लिए हमने घर का अपना डेरा डांडी बेचा। यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों की कमाई तिजोरी में जो रखी थी सब कुछ बेच डाला मैंने अपने हाथ से। लगभग समथिंग उस समय सन 70 से 74 में लगभग 3 पाव सोना बेचा होगा और समथिंग 35 से 40 किलो चांदी का सिक्का बेचा होगा। जब हमारी तिजोरी खाली हो गई है तो चाचा चूँकि हमारे एक उस समय कायम थे, उन्होंने तिजोरी की चाबी मेरे पास फेंक दिया कि अब क्या रह गया है, ये चाबी वाबी तिजोरी वजोरी उधर फेंक खा गया जंग, कुछ नहीं रह गया उसमें। चलिए, हमें लोग डकैत नाम से संबोधित करते हैं तो हमको नागवार लगता है। हमने जो कुछ भी किया है अपनी प्रॉपर्टी से, अपने पूर्वजों की कमाई से, स्वयं की कमाई से किया है भाई जी। चलिए, हमारा भी मतलब 15 दिसंबर 1980 को पूरा हुआ। अच्छा, जैसे 1970 और 1982 में आपने आत्मसमर्पण किया। 12 साल का आपका जीवन बागी का कह लें, बागियों जैसा रहा। तो रहन सहन खान पान कैसा रहता था? क्या उस दौरान घर आते थे या? तो भाई साहब, बागी जीवन ऐसा होता है कि पुलिस प्रशासन की, शासन प्रशासन की नज़रों में खटकने लगते हैं। उस समय ऐसा होता है कि बदनाम हम लोग हो गए, चूँकि बागी हैं हम। हमारा तो कहीं तू ना बता तेरा रिकॉर्ड बताता है, नाम आने लगा। अन्य लोग भी छोट भैया कोई कहीं डकैती डाल दिया, कुछ किया, उसमें नाम हमारा दे दिया। पुलिस तो यही सोचती रही है कि यार चलो ये बागी यही किया होगा, चलो हमारा नाम आ गया। हमारा जो कार्यकाल सन 70 से 82 तक का रहा, जंगली जीवन रहा, एक तरह से बागी रहे। इसी दौरान ददुआ और सीताराम हमारे साथी बने थे। मुख्य रूप से, मूल रूप से देवकली ग्राम के निवासी हमारे पड़ोसी गांव के थे। वो भी अच्छी प्रॉपर्टी के लोगों में थे। ददुआ के पिताजी राम प्यारे बाबा अच्छे सच्चे व्यक्तियों में थे। राम प्यारे बाबा अपनी मौत से मरे बूढ़े होकर के। ददुआ के कोई बहन वगैरह नहीं थी, ददुआ 2 भाई थे। तो इसके पहले जो मीडिया वाले ये देते रहे कि ददुआ के पिता का मर्डर हुआ, ददुआ की बहन के साथ रेप हुआ, उसको मैं सुन करके जान करके मुझको बड़ा आक्रोश पैदा होता है। हकीकत ये है कि आप जैसे आज ददुआ की कहानी मुझसे पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर कहीं सीताराम कायम होता तो आप सीताराम की कहानी लिया करते, ददुआ की न लिया करते। सीताराम हुआ क्या कि सन 94 22 जून 94 को अचानक गैंग के ही एक सदस्य की बंदूक टिकी हुई थी एक पेड़ पे, उसके गिर जाने से, फायर हो जाने से सीताराम की मौत हो गई थी। तो ददुआ अकेला बचा, ददुआ का नाम चल गया। हकीकत ये है कि ददुआ को इतना स्पष्ट कर दिया था हमने, ददुआ इतना अपने आप में किसी भी कार्य का नक्शा बना लेने में और किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने का बहुत भी माहिर हो गया था। हम ये जानते हैं कि हमारी जानकारी में तो है ही है कि हमारे दुश्मनों का बदला लिया गया आज, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि ददुआ इतना अपने आप में विश्वसनीय और इंसाफ वाला व्यक्ति था, तो वो कहा करता था कि अगर गुरुजी आपने हमको तैयार किया है, बड़े भैया आपने हमको तैयार किया है, तो आपका आदेश जहाँ कहीं भी जैसे होगा तो हमारा चाहे सर कट जाए हम उसको पूरा करेंगे। तो हमारा जो कुछ भी बदला था, हमारी जो कुछ भी कहानी है ददुआ ने बनाई। हम तो मात्र तैयार रहे कि हाँ ऐसा हुआ, हम ढाल रहे, लेकिन जो भी करने धरने वाला था ददुआ था। जैसे आप लोग बागी जीवन में डकैती भी करते रहे होंगे,
तो डकैती करने जब आप जाते थे किसी के घर में लूटने के लिए, तो क्या कभी ऐसी परिस्थिति बनी कि आपके साथियों की नीयत किसी वहाँ पर किसी बहन बेटी पर खराब हो गई? क्या वसूल क्या थे? कुछ वसूल रखते थे आप लोग कि बस? भाई जी ऐसा है कि अगर घर का मुखिया सही है तो घर के सदस्य भी सब सही रहेंगे, क्योंकि उनको सही सजेशन मिलेगा। हमारा अपना वसूल था, हम परिस्थिति जन्य थे, कोई डकैतों में और कोई छिछोड़ों में नहीं थे। हम भी जैसे अपनी बहन बेटी थी, अगले की भी बहन बेटी समझा करते थे। अब रही बात आपने कहा डकैती डालने की, तो भाई जी कोरे नहीं है इस बात से, डकैतियाँ भी की गई हैं, लेकिन जहाँ ये था कि नहीं इनका 2-4-6 लाख ले भी लिया जाएगा तो इनका कुछ घटने वाला नहीं है, वहाँ डकैतियाँ भी डाली गई हैं। दूर दराज अपने क्षेत्र इलाके में कहीं नहीं। समाज में कोई गलत नज़र उठाने का हमारा इरादा ही नहीं बन सकता था। हम अपने वसूल के पक्के थे भाई जी। वसूल हमारा था अपनी परिस्थितियों से समझौता लेना, बकिया लूटपाट करना, किसी की बहन बेटी छेड़ करना, राहजनी करना, ये हमारे वसूलों के बाहर था। ऐसा कभी ना हुआ है और ना हमारी जानकारी में हमारी कोई चेले चपाटी ही ऐसा कर पाते थे। ये बताएं कि जैसे आप बागी जीवन जीते थे, जंगल में रहते थे, तो खाने पीने की सामग्री हो या असलहा कारतूस हो, ये सब कैसे व्यवस्था होती थी? क्योंकि ना तो कोई साधन था, ना टेलीफोन था, और जंगल में रहना, तो किस प्रकार आप करते थे? हम जंगल में रहते ज़रूर रहे, लेकिन जंगल के किनारे तमाम गांव घोष भी हैं, तमाम लोग हलवाहे चरवाहे भी जंगलों में मिल जाते हैं, तो उनके द्वारा हम गांव से देहात से खाने पीने की सामग्री मंगवा लिया करते थे। कोई ऐसे उस समय अपने चहेते व्यक्ति भी मिल जाते थे कि जिनके यहाँ संदेशा भेज दिया जाता था, वो हमको खाना पीना भी मुहैया कर देते थे। बकिया हम अपने साथ आटा दाल चावल साग सब्जी तेल मसाला घी सब कुछ बर्तन बनाने के खाने के सब कुछ साथ रखा करते थे। गैंग में हम लोग जैसे 10 आदमी 12 आदमी 15 आदमी शस्त्रधारी हैं, तो हम 2 आदमी 3 आदमी पोटली टांगने वाले बोझा बोरी लेकर के चलने वाले भी साथ में रखा करते, जो अपने राशन का बोझा लेकर के चला करते थे, उनको भी हम साथ रखते थे। वो अज्ञात लोगों में रहते थे, उनका नाम गैंग में नहीं बदनाम होने दिया जाता था। उनको जो भी होता था खाते पीते थे, कपड़े लत्ते देते थे, उनके घर उनका एक तरह से वेतन रूप में 10,000 15,000 20,000 जो कुछ भी जैसे होता था उस समय भेज दिया जाता था, तो हमारी सेवा करते थे, वो खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी। अच्छा, जैसे आप लोग अपहरण करते थे, तो अपहरण को पकड़ बोला जाता है, तो किस प्रकार करते थे? और पकड़ जैसे आप लोग लाते थे तो वो कैसे रखते? कोई भी कार्य अगर आप 10 रुपए में कर सकते हैं और वही कार्य हम उसको 15 रुपए में करवाने के लिए तैयार हैं, तो अगला व्यक्ति जो है वो 15 रुपए में जाएगा, 10 रुपए में नहीं जाएगा। ठीक, तो हमारे पास आम नामिनेशन की व्यवस्था, तमाम ऐसे लोग मिल जाते थे। यहाँ तक भी हो जाता था कि तमाम फर्जी लाइसेंस तैयार करके शस्त्रागारों से आर्म खरीद लिए जाते थे। तमाम लोगों के फर्जी लाइसेंस जैसे नागालैंड वगैरह से बनते थे, उनके नादार हो गए, नहीं लेके चल पा रहे हैं, वो बेच देते थे। इस तरह से तमाम शस्त्रों की भी व्यवस्था हो जाती थी। आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं और किसी ऑफिसर रैंक पर हैं, आपकी तमाम पहुंच है, पकड़ है, आपके द्वारा हमने कुछ काम सहयोग ले लिया, आपने कर दिया, तो ये कोई मुश्किल की बात नहीं थी, ये सब हो जाती थी। अच्छा, पकड़ कैसे? किडनैपिंग के मामले में एक नक्शा जाल तैयार करना होता था, उसके लिए जासूसी करना होता था कि कितनी देर ये सेठ जी, कितनी देर ये भाई जी बड़े आदमी हैं, अपने काम में आते हैं, कहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए जासूसी रखी गई। जासूसी के तहत उनको कैद कर लिया जाता था। उनको ससमान हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने दिन का समय होता था साथ में रखा जाता था। उनके घर वालों को लेटर भेजा जाता था। वो फिरौती के मामले में 5 लाख की मांगी गई तो कहो 2 लाख दे पाते हैं, 3 लाख दे पाते हैं, तो अपना देते थे और इस तरह से फिरौती का काम हो जाया करता था। ददुआ ने भी कोई फिर हमने तो अपने ज़माने में कोई ऐसी किडनैपिंग नहीं की है। काम धाम तमाम हुआ करते थे, उनसे कमीशन वगैरह ज़रूर ले लिया जाता था। ददुआ ने भी अपने ज़माने में 2-3 किडनैप किया होगा। जैसे एक 22/1/90 को सतीश और कल्लू की किडनैपिंग किया था करबी शहर से थोड़ी दूर बाहर क्रेशर मशीन से। तो उसमें ददुआ ने उस समय शायद 16-18 लाख रुपया
लिया था। और साथ ही इसके बाद फिर ददुआ ने बीच शहर से संभवतः 24/11/90 को एक किडनैप की थी अतुल जैन की, पेट्रोल पंप करबी से। उसमें भी जो कुछ जानकारी हमें नहीं है कि कितना पैसा लिया गया था, लेकिन उसमें अतुल जैन को मार दिया गया था। यही सबसे बड़ी घिनौनी बात ददुआ ने कर दिया कि किडनैप। लेकिन ददुआ उसमें बदनाम जरूर हुआ, लेकिन ये कार्य था सीताराम का। चूँकि उस समय बहुत बड़ी ट्रेजेडी पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर की गई थी। सीताराम का एक बड़ा भाई घनश्याम था, मानिकपुर मऊ मानिकपुर प्रमुख था, उसको उठा लिया पुलिस ने, उसको मार करके गायब कर दिया गया। और ददुआ का एक साला कंचन था, उसको उठा लिया गया, उसको मार करके गायब कर दिया गया। गोपाल हरिजन एक सिद्धपुर निवासी ददुआ के साथ रहा करता, उसके बेटे को उठा लिया गया, उनको मार करके गायब कर दिया गया। ददुआ तो एक मान सम्मान स्वाभिमान को लेकर के हमारे पूर्वजों के लगाव से, गांवदारी के लगाव से, चूँकि हमारे खेत बाड़ी सब ददुआ के एक साथ ही मिले हुए हैं यहीं पर, तो एक सहानुभूति में वो हमारे साथ जुड़ा था। अन्यथा ददुआ की कोई दुश्मनी नहीं थी। ददुआ को आज तो हम डंके की चोट कहते हैं कि ददुआ को मैंने बनाया है, चाहे उसमें कोई भला कहे चाहे बुरा कहे। ददुआ की कोई दुश्मनी नहीं थी। ददुआ बहुत ही सीधा साधा साधारण आदमी था। ददुआ का भेड़ पालने का शौक था। ददुआ भेड़ पाल रखता था। ददुआ तीतर पालता था और भेड़ा और तीतर लड़ाया करता था। अगर उसके भेड़ा और तीतर हार जाते थे तो वो उनको फ्री में छोड़ देता था, फ्री में दे देता था, दूसरा रखता था। लेकिन इनको सबको हमने बेचवा करके, छोड़वा करके ददुआ को बंदूक राइफल उठाना सिखाया। अपने लिए कहिए चाहे क्या नाम से मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए ददुआ भी गांवदारी से कुछ पीड़ित था। बकिया उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ था कि वो बागी बनता। साथ ही जब ददुआ हमारे साथ चलने में बदनाम हो गया कि ये तो उनका साथी है, कुछ केसों में, एक आध केसों में वो पकड़ भी गया। स्वर्गीय नाथूराम चंदेल के बदले में राजेंद्र गोसाईपुर का मर्डर करने में वहाँ गया और वहाँ उसका राज खुल गया। ददुआ कैच कर लिया गया। सन 1975 में पहली बार ददुआ दफा 25 में जेल गया। साथ ही आप कहेंगे कि बागी रहे और ये कैसे, तो ऐसा नहीं था। उस समय मूल रूप से बागी नहीं थे। सन 70 से मान करके चलिए कि 4-5 साल 75 और 74 तक बागी नहीं थे। घर भी आते जाते रहते थे। पुलिस प्रशासन से थोड़ा लुका छिपी से चला करते थे। तो ददुआ पहली बार सन 1975 में पहली बार दफा 25 का मुलजिम संभवतः है राजापुर थाने से बना था। बस वहीं से फिर ददुआ ने क्या नाम से बीड़ा उठा लिया है कि जेल जाना बुरी बात है और बागी होकर के ही सब कुछ कार्य किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपके शिष्य थे ददुआ, तो ददुआ को क्या आपने कभी समझाया नहीं कि सरेंडर कर दो, नहीं तो इनकाउंटर होगा, और अंत में उनका इनकाउंटर हुआ? तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इनकाउंटर हुआ? हम सरेंडर कर दिया, वो नहीं तैयार हुआ। चलो इधर राधे को भी तैयार कर दिया गया था, राधे भी ददुआ के साथ हो गया, वो भी सरेंडर नहीं किया। साथ ही अब समय ददुआ का बीतता गया, बहुत सारे अपराध या उसके अपनी कहानी। ददुआ तो यहाँ तक कि गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा। ददुआ ने तमाम सारे लोगों की बेटियों की शादी कराई, तमाम गरीब यतीम लोगों की मदद किया। गरीबों का मसीहा नाम से उसको बोला जाने लगा। सन 2006-7 के दशक में ददुआ भाई के और बेटे के मोह में वो बसपा का दामन छोड़ करके सपा का दामन थाम लिया। ददुआ कुछ राजनीतिक संरक्षण न पा सका और इसी दौरान चूँकि प्रशासनिक अधिकारियों में मैं उनको धन्यवाद दूंगा और उनके बुद्धि विवेक की सराहना करूंगा कि अमिताभ यश ऐसे अफसरों में रहे, पुलिस अफसरों में, जिन्होंने कि अपना बीड़ा उठाया शासन प्रशासन के निर्देश से और वो सफल हुए। वो अरविंद मौर्य को बैग में बम फिट करवा करके दिया। वो जाता है वहाँ बम रखा जाता है, रिमोट बम रहा। ददुआ के गैंग में पहुँच करके उसने सामान दिया और ददुआ का, चूँकि ददुआ ने एक ठेकेदार तैयार कर रखा था अपने एक भतीजे बब्बू को, तो उसी की मुंशीगिरी करता था। सामान लेके अरविंद मौर्य आता जाता था। अरविंद मौर्य को पुलिस ने साठ-गांठ कर लिया, बम लेकर के पहुँचा और उसको रिमोट के द्वारा ब्लास्ट कर दिया गया। सब लोग ध्वस्त हो गए। इस तरह से ददुआ का
22/7 7:15 बजे 9:30 बजे के बीच लगभग सफाया हुआ है। दिन रविवार था। पुलिस रिकॉर्ड में दिखाया गया था कि उसका पुलिस ने इनकाउंटर किया, गोलियों से चल। देखिए, बाद में पुलिस ने जरूर उनको गोलियां मारी है, बात सब कुछ सही है, लेकिन मारा तो पुलिस के ही द्वारा गया, पुलिस के ही जाल से तो रहा, पुलिस ने ही तो इनकाउंटर किया। ये कैसे कहा जा सकता है कि पब्लिक ने किया? पब्लिक ने नहीं किया, पुलिस ने ही किया। हम इस बात को तो पुलिस प्रशासन की नज़रों में जरूर खटकने लगा था। कुछ ज्ञात अज्ञात ऐसे अपराध हो गए थे, होने लगे थे, जिससे कि ददुआ प्रशासन का, शासन का आँख की किरकिरी बन गया था। रही बात हम लोगों की, हम लोगों का बहुत कार्यकाल थोड़ा रहा है और हम परिस्थिति जने रहे भाई साहब। हम अपनी परिस्थितियों से समझौता ले करके अपने सबके फाइनल करके आज समाज में जी रहे हैं। आप लोगों का सबका देखते ही हैं, सबका सम्मान है, छोटी मोटी गृहस्थी है, उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमको लोग कहते भी हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो हमारा कोई वसूल ऐसा नहीं था लूटपाट का और क्या नाम से धन उपार्जन का, अच्छा अपना वैभव बनाने का। तो हमें भाव विभव से कोई मतलब नहीं। हमको शांतिप्रिय और साधारण ज़िंदगी जीने में बहुत ही आनंद है। आप लोग कभी आ जाते हैं मीडिया वाले, उनका सबका स्वागत है, आप देखते ही हैं, और हम अक्सर से सही बात जो कुछ है उसको बता देते हैं। चलिए, धन्यवाद है, और यहीं से इंड है। आप और कुछ चाहते हैं पूछना तो बताइए। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और ये थी छोटी सी बातचीत जनार्दन पटेल जी के साथ। अब आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।